हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं आज की क्लास में त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा जो होते हैं रेखाएं उस त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक होते हैं। देखिए, लंब का मतलब जो होता है, अगर सिंपल भाषा में समझे, लंब का मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और ये जो सूचित करता है, डिनोट जो करता है 90 डिग्री एंगल करता है। ठीक, तो आपको थोड़ा सा हम बता दें कि पिछले वाली क्लास में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तो लास्ट क्वेश्चन जो करवाए थे आप लोगों से इसके इंसेंटर मतलब अंतर्वृत्त अंत केंद्र के बारे में पढ़ाए थे आप लोग को, इंसेंटर। ठीक है, तो इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे आज क्लास में। तो त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखाएं जो होती है उस त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक कहते हैं। चलिए आपको हम एक फिगर बना के दिखाएं। यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है। ठीक, ABC एक त्रिभुज है। इसमें ना हम किरण EF, एक किरण लिए EF, और जो भुजा BC पर ना लंब है, क्या, परपेंडिकुलर है। तो आपको हम लिखते हैं, चूंकि क्या हो रहा है, हम पे देखिए क्या हो रहा कि यहाँ पे किरण जो है EF किरण जो है EF किरण भुजा लंबा है। किस भुजा पे लंबा है? BC पे। EF किरण लंबा है भुजा BC पर। यहाँ पे त्रिभुज ABC है और यहाँ पे EF एक और किरण लिया गया है और यहाँ पे EF जो है भुजा BC पे लंबा है। चूँकि EF किरण EF भुजा BC पर लंबा है और क्या, एंड मतलब, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, और बिंदु D जो है, बिंदु मतलब पॉइंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, बोलते क्या बोलते हैं, पॉइंट D जो है, यहाँ पे D भुजा BC का मध्य बिंदु है। इतना समझा आप लोग? यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब ए मध्य बिंदु D मध्य बिंदु हो गया तो यहाँ पे BC जो इक्वल होगा BD इक्वल टू CD बराबर होगा। मतलब दोनों यहाँ पे दोनों ए वाला साइड, इधर वाला और इधर वाला, दोनों इक्वल होगा आपस में, अपने आप में, समझे? तो BD बराबर CD होगा, क्योंकि मध्य बिंदु जो बांटता है भुजा को तो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, मतलब इक्वल भागों में बांटता है। तो इसीलिए यहाँ पे BD और CD इक्वल होगा। तो हम लोग देखें क्या भाई, यहाँ पे कि किरण EF लंब है BC पे, भुजा BC पे लंब है, और बिंदु D जो है यहाँ पे बिंदु D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, भुजा BC का लंब समद्विभाजक जो हो जाएगा, भुजा BC का लंब समद्विभाजक हो जाएगा क्या, EF, लंब समद्विभाजक EF हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? हाँ, समझ गए होंगे। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्या, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु D माने मध्य बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा। तो एक लंबवत रेखा के उस त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक कहते हैं। तो यहाँ पे लंब समद्विभाजक होता है ना, भुजा BC का लंब समद्विभाजक हुआ EF हुआ, तो EF है यहाँ पे किरण जो है EF जो भुजा EF किरण जो है भुजा BC का लंब समद्विभाजक कहलाएगा। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र किसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का रहेगा, क्या रहेगा कि परिकेंद्र।
हिंदी में इसको बोलते हैं परिकेंद्र, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। अब इसको डिफाइन करते हैं हम, परिकेंद्र और सरकम सेंटर किसको बोलेंगे? चलिए हम लोग बात करने वाले हैं परिकेंद्र के बारे में। सरकम सेंटर किसको बोलेंगे? किसी त्रिभुज के सभी किसी त्रिभुज के सभी लंब समद्विभाजक, लंब जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो होते हैं, किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलती है। जब एक ही बिंदु पर मिलती है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक, परिकेंद्र किसको बोलेंगे? जब किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं का लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर मिलती है, तो उस बिंदु को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करने वाले परिकेंद्र के बारे में। तो इसको हम डिफाइन करके लिखते हैं यहाँ पे परिभाषा। किसी त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज की जगह हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल का। किसी त्रिभुज, आप लोग यहाँ पे त्रिभुज लिखिएगा, हम लेकिन शॉर्ट यहाँ पे साइन का इस्तेमाल करते हैं। किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु मतलब पॉइंट पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, उस त्रिभुज को किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलती है, उस पॉइंट को एक बार फिर रिपीट करते हैं हम। किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलती है, उस पॉइंट मतलब उस बिंदु को उस त्रिभुज का, उस पॉइंट को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, मतलब सरकम सेंटर कहते हैं, उस त्रिभुज का परिकेंद्र। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? सरकम सेंटर, परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं तो परिकेंद्र किसको बोलेंगे? सरकम सेंटर किसको बोलेंगे? किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक, देखिए सब मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, समझ रहे हैं ना, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, इसी को बोलते हैं समद्विभाजक। एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही पॉइंट पर मिलती है, उस पॉइंट को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। चलिए आपको हम बना के दिखाते हैं, परिकेंद्र समझाते हैं। तो हम एक वृत्त टाइप का बनाते हैं, सर्किल। सॉरी, हमसे थोड़ा सा बढ़िया से नहीं बन रहा है, तो आप लोग का ना इसका यूज़ जो करते हैं पैन कार्ड वगैरह खींचने के लिए, इसका यूज़ कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे एक त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABC मानते हैं हम लोग, ABC कहता क्या है? किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक, मतलब एक भुजा, अच्छा तीन भुजा है तो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जो होगा, लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलेगा। तो आपको हम दिखाते करके, तो एक मान लेते हैं हम पहला, यहाँ पे नाम डालते थोड़ा सा, पहला मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या कहते हैं, यहाँ पे EF मान लेते, EF एक हुआ क्या? लंब समद्विभाजक। और दूसरा यहाँ ले लेते हैं हम लोग PQ, और तीसरा ले लेते हैं हम लोग क्या? पहला दूसरा लिया, अब तीसरा ले लेते हैं हम लोग XY मान ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा,
यहाँ पे यही बिंदु जो ओ है, यहाँ पे बिंदु ओ जो है, इसी को हम लोग बोलेंगे परिकेंद्र, समझे। इसी ये बिंदु जो ओ है इसी को बोलेंगे हम लोग परिकेंद्र। और एक बात याद क्या रखिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे समझे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और यहाँ पे इक्वल भाग होगा, समझे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। समझ रहे हैं ना मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो परिकेंद्र किसको बोलेंगे, सरकमसेंटर। किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक ही बिंदु पर मिलती है, उस पॉइंट मतलब उस बिंदु को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, जो आपको हम दिखाए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, देखिए यहाँ रेखाएं क्या क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रेखा, यहाँ रेखाएं क्या क्या हो रहा, यहाँ रेखाएं क्या ले लेते हैं हम लोग, ई एफ हाँ ई एफ लेते हैं एक ई एफ, यहाँ पे ई एफ एक ई एफ, दूसरा ले लेते हैं हम लोग ई एफ लिए, दूसरा ले लेते हैं पी क्यू, और तीसरा ले लेते हैं हम लोग क्या, एक्स वाई और एक्स वाई। यहाँ रेखा है ई एफ, पी क्यू और एक्स वाई क्रमशः बी सी, तो इसका लंब समद्वि भाजक बी सी होगा ना, हाँ बी सी होगा, बी सी। और पी क्यू का क्या हो रहा, यहाँ पे पी क्यू कहाँ है, पी क्यू जो है, ए जो है ना पी क्यू, ए सी भुजा ए सी और बचा क्या, ए बी बचा ना, हाँ ए बी और का सिंबल है। रेखा है यहाँ पे ई एफ, पी क्यू और एक्स वाई क्रमशः बी सी, ए सी और ए बी का लंब समद्वि भाजक है। भुजा यहाँ रेखा है ई एफ, पी क्यू और एक्स वाई क्रमशः बी सी, ए सी और ए बी भुजा का लंब समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक है। समझे भाई कि नहीं समझे, बताइए, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो परिकेंद्र किसको बोलेंगे, सरकमसेंटर। किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्वि भाजक जो होते हैं एक ही बिंदु पर मिलती है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, जो आपको हम फिगर के द्वारा यहाँ पे दिखाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ई एफ, पी क्यू और एक्स वाई क्रमशः बी सी, ए सी और ए बी भुजा का लंब समद्वि भाजक है, और बिंदु यहाँ पे ओ जो है, यहाँ पे बिंदु ओ परिकेंद्र है भाई। क्या है, बिंदु ओ जो है यहाँ पे, बिंदु ओ, ये बिंदु जो ओ है ना, ये बिंदु जो ओ है इसको बोलते हैं वही सरकमसेंटर, इसी को बोलते हैं सरकमसेंटर, मतलब परिकेंद्र, इसी को बोलते हैं सरकमसेंटर। समझे। एक बार चेक अप कर लेते हैं कि वीडियो सही से जा रहा है। चलिए बढ़िया। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, मतलब मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है आप लोग को, हम बोलते हैं परिकेंद्र का यूज कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं, आपको बताते हैं। बहुत गंदा हो जाता है लेकिन हाँ, परिकेंद्र का जो एक पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सरकमसेंटर का यूज कहाँ करते हैं, तो परिवृत्त खींचने में करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आप लोग क्या बोलने वाले हैं हम, कि क्या कहते हैं, परिकेंद्र मतलब सरकमसेंटर का उपयोग यूज कहाँ करते हैं। अगर कोई पूछे आप लोगों से कि यूज कहाँ है इसका, तो हम बोलेंगे क्या, परिकेंद्र का यूज जो है ना परिवृत्त खींचने में यूज है, याद रखिएगा। तो आपको हम शायद सॉरी क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, अगर हम लिखा देते अच्छा रहेगा, आप लोग को याद रहेगा। परिकेंद्र का यूज या परिकेंद्र का प्रयोग या यूज जो होता है, प्रयोग इसी को इंग्लिश में यूज बोलते हैं। परिकेंद्र का प्रयोग यूज जो होता है परिवृत्त खींचने में,
परिवृत्त खींचने में क्या जाता है, खींचने में क्या जाता है, समझे भाई। चलिए, परिकेंद्र का प्रयोग यूज जो होता है परिवृत्त खींचने में किया जाता है। तो इससे आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, और एक पॉइंट लिखना है ऐसे, परिकेंद्र का जो शीर्ष होता है किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र जो होता है किसी त्रिभुज का परिकेंद्र तीनों शीर्ष से किसी त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है तीनों शीर्ष बिंदु से समान दूरी पर रहता है, शीर्ष बिंदु से समान मतलब इक्वल दूरी में रहता है, इक्वल डिस्टेंस में रहता है, इक्वल डिस्टेंस मतलब दूरी में रहता है, याद रखिए इस बात को, समझे। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट नोट डाउन करना है कि परिकेंद्र का प्रयोग मतलब यूज जो होता है परिवृत्त खींचने में क्या जाता है, और किसी त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है तीनों शीर्ष बिंदु से समान दूरी पर होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रखा जाता है या होता है, समझे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसे, और हम लोग को हाँ एक क्वेश्चन है, त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण, या इसी को बोलते हैं बाह्य कोण, या बाह्य कोण किसे कहते हैं, बाह्य कोण किसको बोलते हैं। चलिए, किसी त्रिभुज का मतलब त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण किसको बोलते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते कि नहीं, बताइए। किसी भी त्रिभुज, आपको हम समझाते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण किसको बोलते हैं। देखिए, आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, प्लीज़ आप लोग फोकस बोर्ड पे रखिए और मेरे बातों पे रखिए। क्या हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या कि बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण किसको बोलते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो आपको हम बोले क्या बोल रहे हैं, देखिए कि त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, पता हो भी गया होगा कि बहुत पहले से जानते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होता है, ठीक, इतना समझ गए। चलिए, अब हम बोलने वाले हैं, मेन पॉइंट है किसी त्रिभुज का, देखो बहिष्कोण सुन, किसी त्रिभुज का तीनों कोनों में से एक कोण, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु में से कोई भी शीर्ष बिंदु को एक शीर्ष बिंदु को बढ़ाने से, एक शीर्ष बिंदु को आगे बढ़ाने से जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है ना, इसी को बोलते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण। समझे या नहीं समझे। तो बहिष्कोण देखो हम डिफाइन करते हैं और भी अच्छी तरह से, त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण किसको बोलेंगे। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, किसी त्रिभुज के 3 भुजा होता कि नहीं होता है, 3 भुजा होता है। किसी त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई एक भुजा को बढ़ाने से जो आकृति बनती है, किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजा में से एक भुजा को जो बढ़ाने से जो आकृति बनती है, इसी को बोलते हैं त्रिभुज के बहिष्कोण या बाह्य कोण। किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर जो आकृति, जो त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण किसको बोलते हैं। किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर,
बाहर की ओर जो एंगल बनता है किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ बाहर की ओर कोण बनता है, एंगल जिसको बोलते हैं हम लोग एंगल, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाहर की ओर एंगल बनता है, कोण बनता है उसे त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण बोलते हैं। दो नाम है इसका, बहिष्कोण या बाह्य कोण। बहिष्कोण बोलिए या बाह्य कोण बोलिए, बात बराबर है, समझे। बाह्य कोण, देखिए बाह्य नाम इसीलिए रखा गया है इसका क्योंकि बाहर की तरफ बनता है ना, बाहर की तरफ बनता है, बाहर की ओर। देखिए ओर का मीनिंग जो होता है ना तरफ, और मतलब क्या होता है तरफ। देखिए इसका मतलब देखिए और समझ रहे बात को, और देखिए और का मतलब तरफ, इसका जो मीनिंग निकलता है तरफ, क्या निकलता है तरफ। और का मतलब क्या, और भी, समझे, ऐड होने वाला और ए और मतलब ए और मतलब तरफ होता, और मतलब तरफ, किस तरफ, तो बाहर की तरफ। बाहर की तरफ एंगल बनता है इसलिए बाह्य कोण रखा गया है। तो यहाँ पे त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण किसको बोलेंगे, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाहर की ओर और कोण मतलब बाहर की तरफ कोण मतलब एंगल बनता है उसे त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण बोलते हैं। कौन कहते हैं या कहलाता है, कहते हैं, लिख देते हैं कहते हैं। आपको हम फिगर के द्वारा समझाते हैं और अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक। देखिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए बी सी है और इसी भुजा को बढ़ाएंगे, इसी भुजा को बी सी भुजा को बढ़ाएंगे। अब मान लेते हैं ई हो गया या मान लेते डी हो गया, अच्छा रहेगा, डी मानते। ये जो एंगल बना ए सी डी जो बना एंगल, ये भैया एंगल जो बना ये इसी को बोलते क्या, बाह्य कोण, बहिष्कोण या बाह्य कोण। तो यहाँ पे ए सी डी जो है यहाँ पे एंगल जो बना एंगल, इसी को बोलेंगे बहिष्कोण या बाह्य कोण बोलेंगे, समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे, समझे। तो यहाँ पे बहिष्कोण को क्या हुआ था, ये बहिष्कोण या बाह्य कोण क्या है था, ए सी डी, क्या है कोण ए सी डी, समझे या नहीं समझे। और यहाँ पे कोण ए और कोण बी अंत, ये क्या कहते हैं, ये दूसरा कोण बन जाएगा, आप लोग को सुदूर अंत कोण बन जाएगा। आप लोग को इसके बाद जस्ट समझाने वाले हैं सुदूर अंत कोण के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ना, आप क्या बना, तो बाहर की तरफ एंगल बना, तो इसी को बहिष्कोण या बाह्य कोण या यहाँ पे कोण ए सी डी बना। इसी तरह ठीक है, फिगर को हम उल्टा देते हैं, आप क्या कहते हैं, उल्टाते हैं, मतलब फिगर को हम ऐसे कर लेते हैं, आपको समझ में आता, देखिए तो। और यहाँ पे एक मतलब ए सी भुजा को बढ़ाते इधर, ए सी भुजा को इधर बढ़ाते नहीं, हम बढ़ाते ए बी भुजा को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बाहर एंगल जो बना यहाँ पे मान लेते क्या, एफ मान लेते हम लोग, क्या मानते हैं एफ, समझे नहीं। तो यहाँ पे सी ए एफ या एफ ए बी जो बना बहिष्कोण या बाह्य कोण, बहिष्कोण या बाह्य कोण जो है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है बताइए तो, क्या है बहिष्कोण या बाह्य कोण, सी ए एफ या एफ ए सी या सी ए एफ, कोण सी ए एफ, समझे। या फिर बोल सकते हैं इसको क्या, सी ए एफ। बाद बीच में एंगल रहना चाहिए, यहाँ पे यही तो एंगल बन रहा है, बहिष्कोण या बाह्य कोण, समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम, समझ गए ना। और भी अच्छी तरह से समझना है क्या, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, बस आपको दिमाग को स्थिर में रखना है और समझना है बात को। तो त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण किसको बोलेंगे, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी त्रिभुज का कोई भी भुजा, एक भुजा बढ़ा दीजिए, मतलब तीनों में एक भुजा बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अगर दूसरा भुजा बढ़ाइएगा पहला को छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, लेकिन तीनों में से कोई एक भुजा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बहिष्कोण बनेगा भाई, नहीं तो नहीं बनेगा, समझे या नहीं। बहिष्कोण या बाह्य कोण, देखिए नाम में रखा बाह्य कोण मतलब बाहर की तरफ जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं बहिष्कोण या बाह्य कोण बोलते हैं। चलिए तो त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण किसको बोलेंगे, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाहर की ओर मतलब तरफ कोण एंगल बनता है उसे त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण कहते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में क्या बना, यहाँ पे बहिष्कोण ए सी डी बना, और यहाँ पे देखिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दूसरा ए पहला स्थिति है, ए दूसरा स्थिति है, कंडीशन है केस 1 केस 2 में है,
केस टू मतलब स्थिति, समझे। केस टू में क्या है, देखिए नाम तो यहाँ पे सेम रखा त्रिभुज का, लेकिन यहाँ पे एंगल देखिए इधर इस तरह बन रहा है, यहाँ इधर ऐसे बी, यहाँ पे बी ए को भुजा को बना है तो यहाँ पे एफ भुजा बना, तो यहाँ पे सी ए एफ जो बना है यहाँ पे वही बहिष कोण या बाह्य कोण बना है। चलिए हम लोग इसके बाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिटाते हैं अब इसको। तो हम लोग अभी भी सीखे, क्या सीखे बताइए, परिकेंद्र के बारे में, और अभी परिकेंद्र के बारे में बोले, और परिकेंद्र का यूज कहाँ करते हैं हम लोग बताइए, परिवृत्त खींचने में, और अभी पढ़े बाह्य कोण है बहिष कोण किसको बोलते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग क्या पढ़ने वाले बताइए, सुदूर अंतकोण, इसी को बोलते हैं, यही पढ़ने वाले हैं ना। हाँ हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, अंत अभिमुख कोण या सुदूर अंतकोण, दो नाम है इसका। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, तब तक प्यास बहुत लगता है लेकिन। तो हम लोग का अंत अभिमुख कोण, अंत अभिमुख कोण या सुदूर अंतकोण कोण या फिर सुदूर अंतकोण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इंटीरियर, शायद क्या बोलते हैं उसको, हाँ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अंत अभिमुख कोण या सुदूर अंतकोण या इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। देखिए इसको हम समझाने का कोशिश, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, तब आप लोग को अच्छी तरह समझ में आता है। देखिए हम फिगर बना के समझा, ये सब में ना पहले फिगर बना के समझाते हैं ना, तब बढ़िया होता है, समझे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आता है। पहले आपको हम फिगर बना के दिखाते हैं, शो करवाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर बनाते हैं हम एक, यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं DEF, और इसमें हम ना एक यही भुजा बढ़ाते हैं, EF भुजा बढ़ाते हैं, यहाँ पे मानते हैं DEF, F यहाँ पे मानते G, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपसे अगर हम पूछे, सवाल करें भाई ये बताइए, यहाँ पे इस आकृति में, इस फिगर में त्रिभुज DEF में यहाँ पे बहिष कोण क्या कौन बन रहा है, तो DFG बन रहा है, समझे नहीं, बाह्य कोण यही बोलना, यही तो बन रहा है ना, क्योंकि EF भुजा बढ़ाया गया है G तक, बिंदु G। तो अब देखिए इसको हम अंत अभिमुख कोण या सुदूर अंतकोण समझाने का कोशिश करते हैं, और आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग तो देखिए आपको हम समझाने वाले हैं। देखिए अब इसको हम डिफाइन करते हैं, अंत अभिमुख कोण या सुदूर अंतकोण किसको बोलेंगे। देखिए किसी त्रिभुज में जिस शीर्ष पर बहिष कोण बनता है, किसी त्रिभुज में जिस शीर्ष पर बहिष कोण बनता है, मतलब बाह्य कोण बनता है, उस शीर्ष का अंत कोण को छोड़कर, मतलब ये वाला कोण को छोड़ के बाकी कोण को सुदूर अंतकोण कहते हैं। बाकी कोण को जो बाकी बचा, इसी को सुदूर अंतकोण बोलते हैं, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। समझे या नहीं समझे। देखिए हम दोबारा बोलते हैं, किसी त्रिभुज का जिस शीर्ष पर बहिष कोण बनता है, उस शीर्ष का अंत कोण को छोड़कर बाकी जो कोण बनता है, इसी को इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं।
किसी त्रिभुज के जिस शीर्ष पर बहिष्कोण बनता है, किसी त्रिभुज के जिस शीर्ष पर बहिष्कोण बनता है उस शीर्ष पर अंत कोणों को छोड़कर अंदर वाला कोणों को छोड़कर अंत कोणों को छोड़कर शेष मतलब बचा हुआ जो कोण बचा, शेष कोणों को इंटीरियर ऑपोजिट एंगल मतलब सुदूर अंत कोण कहते, सुदूर अंत कोण कहलाता है। समझे या नहीं समझे बताइए? कितना अच्छी तरह से आपको हम डिफाइन कर बता रहे हैं। अंत अभिमुख कोण या सुदूर अंत कोण किसको बोलते हैं? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? किसी त्रिभुज के जिस शीर्ष पर बहिष्कोण बनता है ना, उस शीर्ष पर अंत कोण को छोड़ के, ए वाला कोण को छोड़ के जो बचा ई बचा और डी बचा, जो डी मतलब डी ई जो कोण डी और कोण डी कोण ई जो बचा शॉर्ट कोण में बोलते हैं हम, नहीं तो इसको इंग्लिश में ऐसे मतलब ऐसे बोलेंगे, ई डी एफ जो बचा एक तो कोण और डी ई एफ जो कोण बचा, ये दोनों वाला कोण, इसी को हम लोग बोलते क्या? सुदूर अंत कोण। यही वाला सुदूर अंत कोण हुआ। क्या होता है ये? सुदूर अंत कोण ही हुआ, या इसी को बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सबसे पहली बात डी एफ जी, डी कोण डी एफ जी यहाँ पे है, एक बाह्य कोण या बहिष्कोण है, बाह्य कोण है। ठीक, इतना समझिए आप लोग। आप दूसरा समझिए क्या? आप बहिष्कोण के अंदर वाला जो कोण होते जस्ट बगल में, एक कोण को छोड़कर बाकी कोण क्या बचा? कोण डी कोण ई। कोण डी को हम ई डी एफ लिख सकते हैं, कोण डी ई डी एफ और कोण डी ई एफ, कोण ई डी एफ और कोण डी ई एफ और कोण डी ई एफ जो है यही, इसी को शॉर्ट कोण अगर बोले हम तो ऐसे लिख सकते हैं, कोण डी और कोण एफ। कोण डी और कोण एफ जो है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अंताभिमुख कोण या सुदूर अंत कोण। ये हुआ हम लोग का त्रिभुज डी एफ में